गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और टर्मिनल कॉस्टिंग शुरू करें भाई। शुरू करें। शुरुआत से ही समझते हैं इसको अपन। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। जब आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और एक पढ़ेंगे आप जॉब कॉस्टिंग, तो दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सेम ही है, उसके अंदर ज़्यादा कोई फर्क है नहीं। फिर क्यों? जॉब और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम होता है, या फिर जैसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, मतलब कि उसके अंदर कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपकी ऐसी ही यूनिट बनेगी। जैसे पेन बनाने वाला है अगर, तो उसकी सारी पेन जो वो एक जैसी होगी। सीमेंट बनाने वाला है तो उसकी सीमेंट एक जैसी होगी, ईंट बनाने वाला तो उसकी ईंट एक जैसी होगी। नॉर्मली जो भी प्रोडक्ट, मोबाइल बना रहा है तो मोबाइल एक जैसे होंगे। लेकिन यहाँ पर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है, यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम होगा, और इस वजह से जो है यहाँ काम जो होता है वो कैसा होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज होता है। जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कोई खास फर्क है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड का फर्क जो है वो देखा जाता है। जॉब कॉस्टिंग जो वो शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो वो लॉन्ग ड्यूरेशन होती है। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, मतलब कि 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, इस वजह से दिक्कत ये आती है कि प्रॉफिट जो वो कैसे पता किया जाए बीच के टाइम के अंदर। जैसे कि पहला साल खत्म हो गया है और अभी तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आधा हुआ है, मतलब कि घर बना रहे हैं वो आधा बना है, तो उस केस के अंदर प्रॉफिट जो वो किस तरीके से पता किया जाए, इसके लिए क्या करते हैं, हम जो है वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट के जरिए हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अकाउंट कैसा बनेगा, सिंपल बनेगा, एक साइड के अंदर सारे खर्चे लिखेंगे, एक साइड के अंदर सारी इनकम लिखेंगे, और नेट जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो अपन पता करेंगे। और जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसमें से कुछ पार्ट जो वो क्या कर देंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, और कुछ पार्ट जो वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। कितना पार्ट कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे उसके लिए अलग से फॉर्मूला है। क्लियर है? प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, तो प्रॉफिट पता करने के लिए अपने पास कुछ जो है वो तरीके हैं। उन तरीकों को समझने से पहले अपने को क्या करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कुछ टर्म जो है वो यूज होती है, उनको अपने को समझना होगा। सबसे पहला आता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये दो ही है, वर्क अनसर्टिफाइड और वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, जैसे ही 31 मार्च आएगा उससे जस्ट पहले जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहेगा कि सर मैंने जो काम किया उसके बदले में कुछ पैसा दे दीजिए, वो कहेगा कि काम कंप्लीट होने के बाद पैसा ले लेना। कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि सर जो मजदूर है इनको मुझे जो है वो सैलरी वेजेस जो भी है उनका देना पड़ रहा है, बाकी मेरे को सारे के सारे खर्चे करने पड़ रहे हैं, तो मुझे उनका पेमेंट करना पड़ेगा, इस वजह से जितना काम हुआ उस पर पोस्टनेट आप काम का पैसा दे दीजिए। उन्होंने कहा कि फिर कल को जैसे घर पूरा तैयार नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसमें से कुछ पैसा अगर आप चाहो तो क्या कर दीजिएगा, रिटेन कर दीजिएगा। ठीक है, ये भी बात क्लियर हुई। उन्होंने कहा कितना पैसा दें, तो उन्होंने कहा कि सर देखो अब ऑलमोस्ट जो वो 80-90% काम कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा कि अभी तो दीवार भी पूरी खड़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा बस अब तो कुछ है ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा नहीं अभी तो 30-40% ही काम हुआ। तो उन्होंने एक जो वो इंजीनियर को बुलाया और उसको कहा कि भाई तुम बताओ कि कितना काम हुआ है। उसने सारे जो है वो नक्शे वगैरह देख के कितना काम हुआ उसका एनालिसिस करके उसने एक सर्टिफिकेट इशू किया, मान लीजिए कि 40% काम जो है वो हो चुका है।
तो ये जो 40% का जो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ उससे अपन क्या कहते हैं, वर्क सर्टिफाइड। ये जो ये क्या कहलाएगा, वर्क सर्टिफाइड। इसकी दो चीजें कैलकुलेट होती है, एक तो वैल्यू और एक इसकी कॉस्ट। वैल्यू तो बहुत ही आसान है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जैसे कि 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और 40% जो उन्होंने क्या कर दिया है, सर्टिफिकेट दे दिया कि 40% काम कंप्लीट हो चुका है, तो 10 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए जो क्या जाएगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड के जो काम कंप्लीट हुआ है, सॉरी जो काम सर्टिफाइड हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे 4 लाख। अब दूसरी चीज आती है, जो काम सर्टिफाइड हुआ उसकी कॉस्ट क्या है। सर जो टोटल कॉस्ट लगी है वो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट है, और तो क्या है। ऐसा नहीं होता एक्चुअल में, क्या है, इंजीनियर जरूरी नहीं है कि 31 मार्च को लास्ट टाइम के अंदर जब क्लोज हो रहा उस वक्त आके एनालिसिस करेगा। मान लीजिए उसके पास समय नहीं था, और नॉर्मली होता भी नहीं है कि 31 मार्च की शाम को ही करे, तो वो उसने क्या किया, 16 तारीख को जैसे आया या 15 तारीख को आया, 15 मार्च को आया, और उसने क्या किया, ये सारे चेक करके सर्टिफिकेट इश्यू करके चला गया। अब क्या 15 से लेके 31 तक काम नहीं होगा क्या, बिल्कुल काम होगा। तो वहां पर कॉस्ट नहीं लगेगी क्या, बिल्कुल लगेगी। तो जो टोटल कॉस्ट लगी है उसमें से कुछ पोर्शन तो किसका है, वर्क सर्टिफाइड का, और जो कुछ कॉस्ट का पोर्शन जो वो किसका है, वर्क अनसर्टिफाइड का है। सबसे पहले तो पता करेंगे टोटल कॉस्ट लगी कितनी है, तो वो कैसे पता करेंगे कि भाई कॉस्ट अप टू डेट आज तक कितनी लगी है, मतलब 31 मार्च तक जो वो कितनी लगी है, उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे मटेरियल इन हैंड एट एंड लेस कर देंगे प्लांट एट साइट एट एंड। नॉर्मली, नमस्ते जी नमस्ते, नॉर्मली हम क्या करते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं ना, तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे ही मटेरियल इशू किया यहाँ लिख देंगे, प्लांट इशू किया यहाँ लिख देंगे, वेजेज का पेमेंट करेंगे यहाँ लिख देंगे, सारे कुछ जो वो इस तरीके से इस साइड लिख देंगे। अब मटेरियल आपने जैसे 500 कट्टे सीमेंट जो वो भेजा, लेकिन उसमें से 50 कट्टे जो अभी भी फैक्ट्री पे पड़े हैं, तो अल्टीमेटली लगे कितने इस साल, 500 माइनस 50 मतलब कि 450 कट्टे जो है वही सीमेंट लगे। तो हमारी कॉस्ट में क्या लिखा होता है, पूरे 500 कट्टे लिखे होते हैं, तो उसमें से ये 50 कट्टे क्या कर देते हैं, इनका वैल्यू लेस कर देते हैं। वैसे प्लांट जब इश्यू करते हैं तो नॉर्मली ऐसा करते हैं, जैसे 1 लाख का प्लांट जो है वो इश्यू किया, यहाँ पर जैसे 9 मंथ यूज हुआ और 10% जो उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है, तो हम क्या करते हैं 1 लाख का 9/12 का 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 10,000 और ये हो गया 10,000 में 7,500 रुपये, ठीक है। तो 7,500 डेप्रिसिएशन लगा है इस प्लांट पे, बाकी तो वैल्यू अभी भी पड़ी ही है, तो वो क्या कर देंगे, इधर लिख देते बाय प्लांट एट साइट की 92,500, कि भाई 1 लाख का प्लांट इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को इश्यू किया था, लेकिन जिसमें से 92,500 का कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अभी भी पड़ी है, सिर्फ जो है 7,500 का प्लांट जो वो यूज हुआ है। तो जितने का यूज हुआ वो, या तो एक काम कर सकते हैं अपन, सीधा इधर जो है वो ये भी नहीं लिखे और इधर ये भी नहीं लिखे, और इधर सिर्फ जो है वो डेप्रिसिएशन लिख दें कि भाई डेप्रिसिएशन का खर्चा आया 7,500। नॉर्मली इसकी बजाय हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये करते हैं कि भाई जब इश्यू करें तो आप पूरी प्राइस लिख दीजिए 1 लाख, लास्ट के अंदर जो भी प्लांट की वैल्यू है वो क्या कर दीजिए, वापस इस साइड लिख दीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, नेट जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो भाई। क्लियर है, समझ आ रही है बात। ऐसा करने से क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट जो इस साल इनकर की है, ऐसा करने से क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट जो भी आपने इनकर की है वो अमाउंट आ जाएगा, और इसमें से आप क्या लेस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ वर्क
अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट जो क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। टोटल कॉस्ट ये लगी, इसमें से वर्क सर्टिफाइड की हटा दो तो बाकी का क्या बचेगा, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्लियर है ये? अब इसके बाद में अगर अपन आगे चलें तो ये हो गया वर्क सर्टिफाइड का केस। अब अपना आता है नेक्स्ट वर्क अनसर्टिफाइड। अब वो जो है, जो इंजीनियर है वो तो आया और 16 मार्च को जो है वो मान लीजिए अपना सर्टिफिकेट देके चला गया कि भाई इतना काम हुआ है। अब 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक काम चलेगा। उस काम को क्या कहेंगे कि वर्क सर्टिफाइड के बाद में जिस दिन सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद से लेके ईयर एंड तक जो काम हो रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, वर्क अनसर्टिफाइड कहेंगे। अब वर्क अनसर्टिफाइड की अगर हम बात करें वैल्यू की, इसकी वैल्यू क्या है, तो पहली बात तो इसकी वैल्यू जो क्या होगी, नॉट एप्लीकेबल। सर क्यों इसकी नॉट एप्लीकेबल, क्यों? क्योंकि भाई इसकी वैल्यू कब कैसे पता करोगे, इसकी वैल्यू वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू पता कर पा रहे थे क्योंकि उसका एक सर्टिफिकेट मिल रहा था, आगे वाला कह रहा था कि सर इतना परसेंटेज काम हुआ है। अब ये जो है इसका कोई परसेंटेज नहीं है, ये जो इस साल का वर्क अनसर्टिफाइड है ये अगले साल के वर्क सर्टिफाइड के अंदर जो जब आएगा तब इसकी वैल्यू बनेगी, बाकी अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये जो काम हुआ है, जैसे उन्होंने कह दिया 40% काम हुआ, फिर जो है 10 दिन काम हुआ, उस 10 दिन का कोई जो है सर्टिफिकेट नहीं है, कोई पता नहीं है कि कितना काम हुआ है, तो इसकी वैल्यू जो क्या होती है, नॉट एप्लीकेबल होती है, या फिर अपन जैसे कह सकते हैं कि कैलकुलेट नहीं होती है। अब बात करें इसकी कॉस्ट की कि भाई कॉस्ट जो वो कितनी लगेगी, कॉस्ट जो वो कैसे पता करेंगे अपन, वही कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, जो भी आपके आज तक की लगाई है उसमें से क्या कर दीजिएगा, लेस मटेरियल इन हैंड, लेस प्लांट इन हैंड, और वो भी कब, एट एंड, और क्या कर देंगे, लेस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये टोटल कॉस्ट है जो दोनों से बनी है, वर्क सर्टिफाइड से और वर्क अनसर्टिफाइड से। तो टोटल कॉस्ट में से वर्क सर्टिफाइड लेस कर दोगे तो क्या बचेगी, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। और अगर अनसर्टिफाइड को लेस कर दोगे तो क्या बचेगा, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक बात, क्या भाई यहाँ तक की बात समझ आ रही है? क्लियर है? इसके बाद में मेनली ये दो ही टर्म है, बाकी तो छोटे छोटे टर्म है। छोटे 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 टर्म कौन कौन से, एक होता है प्रोग्रेस पेमेंट। जैसे जैसे काम का प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे क्या करेगा, पेमेंट देंगे। भाई समझिएगा, अब मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, जैसे आप अगर घर बनवाएंगे तो कौन उस केस के अंदर आगे वाला आपसे पैसा हमेशा मांगता रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर कहेगा सर कुछ पैसा रिलीज कर दीजिए, कुछ पैसा रिलीज कर दीजिए। अब उसमें क्या है, पूरा पैसा नहीं दे सकते, जैसे टोटल घर का जो है वैल्यूशन है 10 लाख का, तो हम 10 लाख पूरा का पूरा नहीं दे सकते। रीजन क्या है, हम उसका कुछ परसेंटेज रोक के रखते हैं, रिटेंशन जो है वो रखते हैं। रीजन क्या है, कल को काम अगर खराब हुआ, हमने उनको पहले ही कह दिया कि भाई ये काम करेंगे, जैसे आपका जो भी पैसा होगा वो हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90% जो हाथों हाथ देंगे और 10% एक बार रोक के रखेंगे। 5-6 महीने घर के अंदर रहेंगे, अगर हमें लगा कि कोई भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है, आपने जो भी काम किया वो सही किया है,
हाँ बिल्कुल, एक की देनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो वर्क सर्टिफाइड के बाद जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा क्या है, वर्क अनसर्टिफाइड है। तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिला उस दिन तक के जो खर्चे हैं वो वर्क सर्टिफाइड के हैं, और उसके बाद के जो भी खर्चे हो रहे हैं वो वर्क अनसर्टिफाइड के। क्लियर है, समझ आ रही बात? तो हमने क्या किया, उसको कहा कि भाई 10% पैसा रोक के रखेंगे। ये जो 10% पैसा रोक के रखते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, रिटेंशन मनी। भाई रिटेन करके रखा, ये हमने रोक के रखा। बाकी काम उसको क्या कर देंगे, आगे वाले को रिलीज कर देंगे, भाई ये लो तुम्हारा पैसा। 5-6 महीने घर में रहेंगे, हमें लगा कि कोई दिक्कत नहीं है तो वो भी पैसा दे देंगे। समझ आ रही बात? अब प्रोग्रेस पेमेंट होता क्या है, जैसे ही काम उसने सर्टिफिकेट देगा, वो जैसे ही सर्टिफिकेट देगा, उसने कहा कि 70% काम कंप्लीट हो गया, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा कि सर सर देखो 70% काम कंप्लीट हो गया, पैसा दे दो, 70% का पैसा दे दो। हम क्या कहेंगे, ठीक है देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेस ये 10% हमें जो है वो रोक के रखना है, ये हटाओ, ये नहीं देंगे हम आपको। जैसे 70% काम हुआ है और ये 7 लाख की वैल्यू, तो हमने कहा कि 7 लाख में से 10, ये 70,000 हटाओ, 10% हटाओ, ये तो हम रोक के रखेंगे। ये अलग कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेक्ट बेसिस पे चलता है ना, कोई 10% रखता, कोई 15%, कोई 20%। उन्होंने कहा ठीक है, तो ये हो गया 70,000 जो वो कर दिया, उसमें से लेस कर देंगे पेमेंट मेड अप टू डेट। जैसे कि वर्क सर्टिफाइड हुआ है 7 लाख का, हमने कहा कि 10% रोक के रखेंगे, 70,000 ये रोक के रखेंगे। हमने कहा कि पूरे साल के अंदर आप डेली आ रहे थे कि हमारे मजदूरों के लिए चाय लेके आनी है, हमारे मजदूरों के लिए जो वो शक्कर लेके आनी है, आटा लेके आना, चावल लेके आना, और इस नाम से आप जो टोटल 3 लाख रुपए तो हमसे ले चुके हो, तो आपके बाकी के जो पैसे वो हम क्या कर देंगे, पेमेंट जो वो रिलीज कर देंगे। ये जो है क्या कहलाएगा, प्रोग्रेस पेमेंट। टैक्स के दो सिस्टम होते हैं पता है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। हाँ, चाय बीड़ी के पैसे जो है वो काट लेते हैं भाई। भाई इनसे दूर रहिएगा, वो क्या कहते हैं, ये रजनीगंधा 00, तानसेन वानसेन, इनसे दूर ही रहिएगा। हमें सीए फाइनल के अंदर क्या किसी ने चिपका दिया था कि इससे नींद नहीं आती, आप रात को खाओगे तो नींद नहीं आएगी। नींद क्या, डांट भी चली गई थी, फिर समझ आया कि नहीं भाई इससे दूर ही ठीक है। समझ आ रही बात? वर्क सर्टिफाइड, रिटेंशन मनी, पेमेंट मेड अप टू डेट, बाकी का जो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस पेमेंट हो जाएगा। भाई हम तो आ गए थे, बोलो जुबा केसरी 2-4 साल बोलो जुबा केसरी चला था। फिर एक डांट गई, तब समझ आया कि नहीं भाई ये तो है वो जुबा केसरी भारी पड़ जाएगा। ये तो आपने भाई, उन्होंने कहा कि 7 लाख का पेमेंट जो वो करना है, 7 लाख का काम हो चुका है, हमने कहा कि ठीक है, तो ये रोक के रखेंगे 10%, 70,000 रोक के रखें। पेमेंट अप टू डेट मतलब कि आज तक पहले से पेमेंट हो चुका है, कि भाई ये पेमेंट अपन पहले से ही कर चुके हैं, जैसे 3 लाख अपन ने साल में पेमेंट कर दिया है। समझ आ रही बन? क्लियर है? अब दो वर्ड आते हैं, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट और एक नॉशनल प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होता है, देखो दोनों में फर्क समझिएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्ड जो है वो नॉर्मली सिर्फ एक जगह यूज होगा, जब काम जो 90% से ज्यादा होगा। लेकिन
वर्ड जो वो समझिएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इसमें से लेस करें अगर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, तो आपका आएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। जैसे कि 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तक जो काम हुआ उसमें 10 लाख रुपए जो वो लग चुके हैं, और हमें लगता है कि 8 लाख और लगेंगे तब जाके काम कंप्लीट होगा। तो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 10 और 8 18 हो गई। कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है? 25 है। 25 में से 18 गए तो बाकी कितने बचे? 7। तो ये हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कि भाई टोटल मिला के एस्टिमेट कर रहे हैं कि हम टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना कमाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब तक हम कितना कमाएंगे, जब कंप्लीट होगा तब कितना कमाएंगे, हमने कहा कि 7 लाख। तो ये तो क्या हो गया? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसके अगेंस्ट में एक और आता है जिसे अपन कहते हैं नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट क्या होता है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये क्या हो जाएगा? नोशनल प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये जो क्या बन जाएगा आपका? नोशनल प्रॉफिट। समझिएगा, जैसे जो काम कंप्लीट हुआ है उसका जब हमने वैल्यूएशन किया तो उन्होंने कहा कि जैसे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कहा 40% काम कंप्लीट हो गया। हमने कहा कि 4 लाख जो है इतने की वैल्यू का काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वैल्यू का काम करने में हमें कितना पैसा लगा? मान लीजिए हमने इसके लिए 3,10,000 रुपए जो वो इनकर किए। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 90,000 है ये हमारा क्या है? नोशनल प्रॉफिट है। ये हमारा क्या है? नोशनल प्रॉफिट। दोनों में फर्क समझिएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहता है कि टोटल हम एस्टिमेटेड कितना प्रॉफिट कमाएंगे, जबकि नोशनल प्रॉफिट एक तरीके से कह रहा है कि अभी तक हम कितना कमा चुके। वो कहेगा कि हमने जो काम किया है उसका कितना उसकी वैल्यू कितनी है। उन्होंने कहा कि भाई 10 लाख का 40% काम हो चुका है, 4 लाख का काम हो चुका है। हमने कहा ठीक। इसके लिए कॉस्ट कितनी लगी? हमने कहा कि कॉस्ट लगी उसके लिए 3,10,000। उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने कहा कि 90,000 आपका क्या है? नोशनल प्रॉफिट है। ये दोनों वर्ड समझ आए कि नहीं आए भाई? क्लियर है? हम्म। इसके बाद में दो छोटे छोटे वर्ड है। एक तो है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एक होते हैं फिक्स वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट जो कि नॉर्मली अपन पढ़ते हैं। एक का नाम पढ़ लेते हैं, बाकी अपने आप समझ लेते हैं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, जितनी भी कॉस्ट लगेगी उसमें क्या करेंगे, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो वो ऐड करेंगे, और वो हमारी क्या बन जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। नोशनल प्रॉफिट देखो दोनों समझ लीजिएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट बात करता है कि हम टोटल जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब हम कितना कमाएंगे, समझिएगा। तो इसे एक तरीके से कहा जाता है एक चिल्ली के सपने, कि भाई जब पूरा होगा तब हम इतना कमाएंगे, ये इस तरीके की बातें। ठीक है। ये कहता है आज तक कितना कमा लिया, ये बात कर रहा है आज तक की। तो आज तक की वर्क अनसर्टिफाइड है, उसकी तो अपन जो वो क्या है वैल्यू पता नहीं कर सकते। एस्टिमेटेड क्वेश्चन कहेगा तो एस्टिमेटेड वैल्यू जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो कैलकुलेट करेंगे। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जैसे भाई अल्टीमेटली अपन दोनों चीजें लेके चलते हैं ना, कि भाई एक तो ये करते हैं कि भाई आज तक का सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया, टोटल सिलेबस का आज तक कितना सिलेबस जो कंप्लीट हो गया, वो तो है नॉशनल प्रॉफिट। दूसरा हम कहते हैं पूरा सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, वो क्या है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कि सर इस टाइम तक अपन क्या कर देंगे, पूरा का पूरा जो है वो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, वो क्या है?
एस्टिमेटेड प्रॉफिट। आज तक कितना किया वो है नॉशनल प्रॉफिट। तो हमने कहा वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड का तो पता नहीं, लेकिन वर्क सर्टिफाइड उसकी वैल्यू भी पता है और उसकी कॉस्ट भी पता है, और उसके बाद के कितने दिन होते हैं, 10-15 दिन का काम होता है। उन्होंने कहा कि इसका डिफरेंस पता कर लो, ये आपका क्या बन जाएगा, नॉशनल प्रॉफिट बन जाएगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, हमने आगे वाले को, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसने आके क्या कहा कि हम जो है वो हमने कहा कितने में ये घर 90% के बाद में फॉर्मूले के लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो वो इस्तेमाल हो सकता है, इस वजह से उस टाइम कैलकुलेट करते हैं। बाकी जब चाहे तब कैलकुलेट किया जा सकता, कोई मना नहीं है, जब उसको इच्छा हो कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करे। और नॉर्मली हर कॉन्ट्रैक्टर जो वो एक साल में एक बार जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। उसको लगता है कि भाई कहीं ऐसा नहीं कि मैं जो घर बना रहा हूँ उसके या जो भी काम कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसमें नेट लास्ट में जाके मैं 3-4 साल लगाऊं और उसके बाद में मुझे कुछ मिले ही नहीं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, आगे वाला कहेगा कि भाई हमें जो है वो क्या करना है, फिक्स अमाउंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, जो भी टोटल कॉस्ट जो भी इनकर होगी उसमें क्या कर देंगे, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो वो जोड़ेंगे, और उसके बाद में ये क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जैसे उन्होंने कहा जितनी कॉस्ट लगेगी उसका 10% जो हम क्या करेंगे आपसे प्रॉफिट का चार्ज करेंगे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 10 लाख की खर्चा लगा, तो वो क्या करेगा, 10 लाख का 10% जो 1 लाख रुपए हमसे प्रॉफिट का जोड़ के टोटल कितना लेगा, 11 लाख रुपए लेगा। एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो पहले ही कह देता है कि भाई 15 लाख रुपए में ये घर बना के तैयार करके देंगे। क्लियर है। इसके बाद में एक आता है एस्केलेशन क्लोज। एक वर्ड आता है एस्केलेशन क्लोज। ये क्या होता है एस्केलेशन क्लोज, क्या होता है कई बार जो प्राइस जो ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है, कि भाई प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। जैसे सीमेंट के प्राइस 300 है, कभी 310 है, कभी 320 है, इस तरीके के जो है वो प्राइजेज चेंज होती जा रही है। उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जाके कह सकता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको, कि सर ऐसा है कि मैं काम तो 25 लाख के अंदर कर दूंगा, उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, इन्फ्लेशन एक तरीके से कह सकते हैं। उसने कहा कि भाई उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं काम जो 25 लाख में कर दूंगा, लेकिन अगर जैसे रॉ मटेरियल है या लेबर है, इनके प्राइजेज अगर बढ़ गए तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही एग्री हो जाता है तो उस केस के अंदर एस्केलेशन क्लॉज जो है वो क्या कर दिया जाता है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और एस्केलेशन क्लॉज में लिखा भी जाता है किस किस की प्राइस के लिए जो वो क्या रहेंगे, रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। समझ आ रही बात। इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो क्या है, सिर्फ प्राइस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्राइस के लिए चेंज आएगा, क्वांटिटी के लिए नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ने पूछा कि अगर प्राइस बढ़ गए तब तो आप मेरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा दोगे, माना, समझ आया, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं। अगर प्राइजेज कम हो गई तो उन्होंने कहा कि कम कर देंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तरफा सौदा नहीं है भाई। अगर प्राइजेज बढ़ गए तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बढ़ा देंगे, अगर नहीं बढ़े और कम हो गए तो उस केस के अंदर कम कर देंगे। समझिएगा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो है 20 लाख रुपए, और सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लोज फॉर मटेरियल।
लॉ में दो वर्ड आते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जब भी पढ़ते हैं ना तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। दो वर्ड आते हैं, एक तो सब्जेक्ट टू लिखा जाता है और एक नॉट विद स्टैंडिंग लिखा जाता है। सब्जेक्ट टू लिखा जाता है जब जैसे कोई सेक्शन जो है उसमें लिखा गया है सब्जेक्ट टू, इसका मतलब क्या है कि अगर बाकी जगह कहीं कुछ और लिखा गया है ना तो वो चीज मानी जाए, अदरवाइज क्या कर लेना, मेरी बात मान लेना। अगर यहीं पर लिखा जाता नॉट विद स्टैंडिंग तो उस केस के अंदर उसका मतलब है कि बाकी कहीं पर कुछ भी लिखा गया हो, अगर मैंने ये बोला है तो ये ही होगा। समझ आ रही बात? तो ये दो वर्ड होते हैं नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जब भी लिखे जाते हैं तो उसके अंदर इस तरीके के वर्ड जो वो इस्तेमाल होते हैं। अब देखिएगा जैसे तीन तरीके के रॉ मेटेरियल जो इस्तेमाल होते हैं, ए बी और सी, ये उनके स्टैंडर्ड थे और ये इनके एक्चुअल है। क्वांटिटी है मान लीजिए स्टैंडर्ड 5,000 थी 50 रुपए के हिसाब से, ये 4,000 रुपये थी 70 रुपए के हिसाब से, और ये 3,000 थी मान लीजिए 45 रुपए के हिसाब से। एक्चुअल में क्वांटिटी लगी ये 5552 रुपए के हिसाब से, और ये जो 4,200 लगी 68 के हिसाब से, और ये 2900 लगी 52 के हिसाब से। बताओ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो वो क्या होगी, कैलकुलेट करो भाई। बताओ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो वो क्या होगी। कितने का आएगा? 2,000 का इफेक्ट आएगा। उन्नीस लाख 70,000 77,000। देखो भाई 5,050 के हिसाब से कहा था कि इतना लगेगा, ये स्टैंडर्ड था। एक्चुअल में 5500 लग गया और वो भी 52 के हिसाब से। अभी के लिए अलाउड है, क्लास के लिए अलाउड है, यहाँ समझने के लिए, बाकी एग्जाम में तो अलाउड है नहीं। 5,000 इंटू 50, यहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम नहीं जाए क्लास के वक्त, इस वजह से कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा। देखो 5,000 और मुझे हमेशा ही अलाउड है। 5,050 के हिसाब से एक्चुअल में लगा 5552 के हिसाब से। तो ये क्या कहेगा कि सर देखो
कॉन्ट्रैक्ट आया, उसने कहा कि सर देखो क्या कहा था, 5,000 इंटू 50, 25 लाख में ये जो रॉ मटेरियल खरीदने की बात हो गई थी, ठीक है, सॉरी 2.5 लाख में, 2.5 लाख में ये मटेरियल मैं खरीद लेता। लेकिन सर देखो प्राइजेज जो वो चेंज हो गए, और 5500 रुपये 52 के हिसाब से लगे मेरे, 5500 रुपये लगे 52 के हिसाब से, कितना लगा है, 2,86,000 रुपये लगे हैं। तो सर इसकी वजह से मेरे को 36,000 रुपये जो वो एक्स्ट्रा लगे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 36,000 रुपये जोड़ दो। समझ आ रही बात, उसने क्या कहा, 36,000 जोड़ दो। भाई थोड़े टाइम में आप भी तो मेरी जगह ही आने वाले हो, बनने के बाद में, टीचर बनने के बाद में आप भी करना चीटिंग। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो उसका सपोर्ट करो, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है। आप भी कहा करो, कहाँ टीचर के पास सब राइट होने चाहिए। तो कितने हो गए, 36,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, 36,000 एक्स्ट्रा लगे। हमने कहा कि अब कॉन्ट्रैक्ट ही कहेगा कि इधर आ, पहले तो गाल इधर लेके आ। उसने कहा क्यों, उसने कहा कि 5,000 की क्वांटिटी जो है वो लगानी थी, और तुम जो है लगाए हो 5500 जो है वो की थी। अब इसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ, वेस्टेज कम करना था। अब इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। एस्केलेशन क्लॉज का मतलब प्राइस है, क्वांटिटी नहीं है। हमें नहीं मतलब इससे, तुम्हें 5500 में लगाना, तुम 6,000 में करो, तुम 7,000 में करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि 5,050 के हिसाब से तय हुआ था, तो कितना लगना था, 5,000 इंटू 50, 2.5 लाख लगना था। जबकि एक्चुअल में कितना लगा है, 5,000 इंटू 52, कितना लगा है, 2,60,000। तो उसने कहा कि 10,000 आपके एक्स्ट्रा लगे, 10,000 में भुगतान करने को तैयार हूँ। समझ आ रही बात। तो इसकी वजह से कितना बढ़ेगा, 10,000 रुपये जो वो बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 10,000 बढ़ेगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 5,000 इंटू 52 रुपये लग गए 50 की जगह, ठीक है, 4,000 इंटू 68 लगे, यहाँ पर तो जो कम लगे 68 लगे 70 की बजाय, और यहाँ पर कितने लगे, 3,000 पे 52 लगे हैं 45 की जगह। तो पहले वाले के कारण जो कितना लगा है, 10,000 एक्स्ट्रा लगा है, तो ये प्राइजेज के अंदर 10,000 बढ़ा देगा। ये 4,000 इंटू 2 माइनस के 8,000 हो जाएंगे, 8,000 कम हुए हैं। और तीसरा जो वो 7 इंटू 3,000 कितना है, प्लस 21,000। तो नेट कितना हो गया, 21,000 प्लस 10,000 माइनस 8,000, 23,000 रुपये जो प्राइजेज के अंदर इंक्रीज आएगा। तो कितने का था कॉन्ट्रैक्ट, 20 लाख रुपए का था। तो अब कितना हो जाएगा, 20 लाख प्लस 23,000, 20 लाख 23,000। ठीक बात भाई, समझ आई है, समझ आई है। क्लियर है ये। इसके बाद में एक पॉइंट आता है, जो कि अपना अब मेन पॉइंट बचा है, जो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपन क्या करेंगे, अलग से अकाउंट जो वो ओपन करेंगे। हर एक अकाउंट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या कर देंगे, अलग से अकाउंट ओपन कर देंगे। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 101 है, उसके लिए अपन ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अकाउंट ओपन कर दिया। कैसे बनाएंगे,
नॉर्मली जैसे कोई भी अकाउंट बनाओगे उसी तरीके से बनाओगे। एक साइड के अंदर लिखने वाले सारे खर्चे लिख दूं। तो आपने क्या किया, जैसे इसके लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने क्या किया, मटेरियल इश्यू किया। तो आप क्या कहोगे, टू मटेरियल इश्यू। जैसे कि एक जो है वो एक कोई घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है या फिर मॉल बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो आपने क्या कर दिया, उसके लिए आपने सीमेंट वगैरह जब इश्यू करोगे तो ये इस साइड में लिख दो कि भाई इतने का सीमेंट इश्यू किया, टू प्लांट इश्यूड। जितने का भी प्लांट वगैरह जो भी इश्यू किया है कि यहाँ पर काम करने के लिए आपने सारी मशीनें वगैरह जो भी भेजी है, उन सबको क्या कर दो यहाँ पर टू साइड के अंदर लिख दो। उसके अलावा टू लेबर, जितना जो है वो पे किया है वो लिख दो कि भाई इनको लेबर को इतना जो है वो इस साल के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट पे क्या किया है, पे किया है। क्लियर है। उसके अलावा और कोई आपके ओवरहेड है तो वो ओवरहेड लिख दीजिए, और कोई भी खर्चे लग रहे हैं तो टू ओवरहेड, जो भी आपके एक्सपेंसेज वगैरह जो भी पे किए जा रहे हैं वो सारे के सारे। हाँ भाई, समझिएगा, टू मटेरियल इश्यूड हो गया, टू प्लांट इश्यूड हो गया, टू लेबर हो गया, टू ओवरहेड हो गया। ये आपने किए। अब उसके बाद में हो सकता है कि साल के लास्ट में क्या हो, कुछ जो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जो कि भाई खर्चा कर दिया है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट एंड। जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है लास्ट के अंदर वो जो है वो लिख देंगे। वैसा वैसा मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए दिए जिसमें से 10,000 आपने आगे वाले साल के लिए दिए, तो इस साल के खर्चा कितना आना चाहिए था, 90,000 ही आना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, इधर पूरा 1 लाख लिख दिया। तो क्या कर दोगे, बाय प्रीपेड एक्सपेंस एट एंड। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात समझ आई, समझ आ रही बात कि भाई जितने का इस कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियल इशू किया वो लिख दिया, जितने का प्लांट इशू किया वो लिख दिया, जितने का लेबर का पेमेंट यहाँ किया वो लिख दिया, जितने भी खर्चे किए वो यहाँ लिख दिए। अगर कोई ऐसा है जो खर्चा कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया तो वो यहाँ नहीं आया है, तो उसको अलग से लिख देंगे कि भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पड़े हैं साल के लास्ट में। और अगर कोई यहाँ ऐसा पेमेंट कर दिया जिसका इस साल से रिलेटेड नहीं है, अगले साल से रिलेटेड है, तो वो इस साल के खर्चे में आ गया, उसको कम करने के लिए अपन क्या कर देंगे, बाय प्रीपेड एक्सपेंस एट एंड लिख देंगे। अब क्या होता है, जैसे मटेरियल का आपने जितने का इश्यू किया ना वो पूरा का पूरा कंज्यूम इसी साल होगा क्या, जरूरी नहीं है कि साल के लास्ट में कुछ बच जाए। तो क्या कर देंगे, बाय मटेरियल इन हैंड एट एंड, जो भी है लास्ट में लिख देंगे, और बाय प्लांट इन हैंड एट एंड। कई क्या करते हैं, ये टू प्लांट और बाय प्लांट नहीं लिखते हैं, इसके बजाय क्या करते हैं सीधा टू डेप्रिसिएशन लिख देते हैं कि भाई इतने का खर्चा हुआ, वो भी लिखा जा सकता है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक यहाँ पर अपन क्या करते हैं भाई, जैसे 1 लाख का प्लांट इश्यू किया, साल के लास्ट में उसकी वैल्यू जो 40,000 है, तो हमने कहा कि 1 लाख और माइनस 40,000 तो अल्टीमेटली 60,000, इस साइड ज़्यादा आ रहे हैं। कई जो क्या करते हैं सीधा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 60,000 रुपये जो क्या कर देते हैं इसी साइड के अंदर लिख देते हैं, जैसे 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 जिसकी इच्छा उसके हिसाब से वो लिख सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन उनको नहीं है। अब इस अकाउंट को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, देखो इस साइड आपने सारे खर्चे लिखे, इसमें से जो बच गया है वो यहाँ लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इस साइड के अंदर टोटल जो खर्चा है, टोटल जो कॉस्ट है वो इस साइड पड़ी है। मतलब क्या है, इस साइड जो वो क्या पड़ी है, टोटल कॉस्ट पड़ी है। ठीक बात।
या फिर यूं कह सकते हैं कि इस साइड वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट है प्लस वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट है। क्या ये बात समझ आई भाई? इस साइड आपने सारे खर्चे लेके इसमें से जो बच गए वो आपने वापस लेस कर दी। तो अल्टीमेटली इस साइड सारी जो कॉस्ट है इस साल जितनी 31 मार्च तक जितनी कॉस्ट है वो सारी की सारी क्या पड़ी है, इस साइड में पड़ी टोटल कॉस्ट। वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट और वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट, मेनली दो है, वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट और वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट। तो वो सारी की सारी क्या पड़ी, इस साइड के अंदर पड़ी। ठीक बात। अब ये जो टोटल कॉस्ट यहाँ इस साइड के अंदर पड़ी है, अब अपने को क्या करना है, नॉशनल प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है। पहली बात तो समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर लॉस आएगा ना, तो वो तो जब भी आएगा, लॉस कभी भी आ जाए, लॉस के लिए कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। लॉस जब भी आएगा उसे क्या कर देंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करके बात खत्म कर देंगे। लेकिन मान लीजिए प्रॉफिट आ रहा है, तो उस केस के अंदर ही जो है वो सारी बातें होती हैं। अभी के लिए एक बार तो सुनिए, इस साइड आपने क्या लिखा है, टोटल कॉस्ट लिखा है। अब इस टोटल कॉस्ट में से अगर इस साइड आपने क्या कर दिया, बाय वर्क अनसर्टिफाइड लिख दिया, इस साइड क्या लिख दिया, बाय वर्क अनसर्टिफाइड। इसका मतलब क्या है, ये जो वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट है ये, और ये वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट है ये, आपस में कट जाएंगे। ठीक है। तो अल्टीमेटली अब इस साइड के अंदर क्या बचेगा, वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? देखो भाई, इस साइड जो है आपकी क्या बची है, टोटल कॉस्ट, मतलब वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट और वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट। वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आपने क्या कर दिया, बाय साइड में लिख दिया, तो वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट जो क्या हो जाएगी, हट जाएगी, इसमें से वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अब बचे इस साइड वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट, और यहां पर आपने क्या कर दिया, बाय वर्क सर्टिफाइड, इसकी अगर वैल्यू लिख देते हैं, तो उस केस के अंदर बैलेंस जो वो क्या बचेगा बताइए। तो बैलेंस क्या बचेगा बताइए भाई। इस साइड क्या है, वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट, और इस साइड क्या है, वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू। तो वर्क सर्टिफाइड की कॉस्ट और वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू के डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं भाई, प्रॉफिट नहीं, नॉशनल प्रॉफिट। समझ पा रहे हो बात? क्या होगा, नॉशनल प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा, टू नॉशनल प्रॉफिट। अगर यहाँ पर जैसे वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू उस साइड लिखी और बाद में लॉस आ रहा है, लॉस आते ही जो है वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सीधा आप क्या करोगे, कॉस्टिंग पीएनएल के अंदर ट्रांसफर कर दोगे, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी। अब नॉशनल प्रॉफिट को अपन ये अलग क्यों लिखते हैं समझिएगा। नॉर्मली क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर अपन बहुत सारे जो वो पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें से एक जो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट जो कि अपन पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं जब तक प्रॉफिट पूरी तरीके से रियलाइज नहीं होगा तब तक हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट अभी अपन ने अर्न किया ही नहीं है, और क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न किया ही नहीं है तो इसका कुछ भी भाग जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं जा सकता है। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री थी, जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थे, उन्होंने जाके कहा कि सर ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट चलते 5-5 साल, 6-6 साल, अब 6-7 साल जो है वो हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि भाई बुक के अंदर प्रॉफिट बिल्कुल ही नहीं बताएं। उन्होंने कहा कि दिक्कत क्या है, उन्होंने कहा कि अगर हम प्रॉफिट नहीं बताएंगे तो हम शेयर होल्डर के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे, उनको क्या बताएंगे। अब 6 साल तक हम कोई प्रॉफिट ही नहीं बताएंगे तो हम उनके सामने कैसे जाएंगे। और तो और अगर हम बाहर बाजार के अंदर घूमेंगे तो लोग भी हमारे ऊपर कहेंगे कि कैसे आदमी, ये तो कुछ कमा ही नहीं रहे, तो हम कैसे जो इस समाज को जो हम झेल पाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी ये समस्या हमें समझ आती है। उन्होंने कहा अब दिक्कत क्या है, उन्होंने कहा कि सर एक आपने ये कंजर्वेटिव वाला जो वो नाटक कर रखा है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मत लिखो, ये हमारे दिक्कत दे रहा है। इस वजह से जो हम क्या कर पा रहे हैं, ये नॉशनल प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट होते हुए भी हम हमारी बुक के अंदर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए, उन्होंने कहा कि हमें चाहिए आज़ादी, हमें चाहिए एक सेपरेट
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना के हमें दीजिए, जो हमें हमारे लिए कुछ रूल बनाए, जो हमारे बारे में कुछ सोचे और हमारे जैसे लोगों के बारे में कुछ सोचे, जो हमें सही राह बताए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक A7 बनाया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो उसके इसके अंदर बाकी सारी बातें भूल जाइए और आप इस तरीके से अकाउंटिंग जो वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बताइए कैसे। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करो और फिर जो नॉशनल प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो आप क्या कर सकते हैं, P&L के अंदर चार्ज कर सकते हैं, अगर आपका नॉशनल प्रॉफिट है। इन्होंने पूछा कि अगर लॉस हो गया, तो उन्होंने कहा लॉस हो गया तो सोचना ही मत, पूरा का पूरा ऑन द स्पॉट जो वो क्या कर दीजिएगा, P&L में ट्रांसफर कर दीजिएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो हम पूरा नॉशनल प्रॉफिट तो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि भाई आप ट्रांसफर कर दें, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो हम क्या करेंगे, आपको अलाउ करेंगे कि आप अपने P&L के अंदर ट्रांसफर कर पाए। समझ पा रहे हो बात? समझ आ रही है बात? तो ये यहाँ पर आपने क्या किया, नॉशनल प्रॉफिट जो वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, ये यहाँ पर आपने क्या किया, नॉशनल प्रॉफिट जो वो कैलकुलेट किया। ये बाय नॉशनल प्रॉफिट, इसका कुछ हिस्सा जो वो क्या कर दीजिएगा, कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दीजिएगा, और कुछ हिस्सा जो है वो आपका आपका कैरी फॉरवर्ड होगा, जिसको लिखोगे आप नॉशनल प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, समझ आ रही बात? अब सर कितना हिस्सा जो कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर करेंगे और कितना हिस्सा जो है वो आगे ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कॉस्टिंग P&L में कितना हिस्सा करेंगे और आगे कैरी फॉरवर्ड कितना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करेगा कि आपका काम कितना कंप्लीट हुआ है। उन्होंने सिंपल सा कहा कि अगर जैसे 25% से कम काम हुआ है तो उस केस के अंदर तो कुछ भी नहीं कर सकते, 25 से 50 तक है तो उस केस के अंदर जो 1/3 है, और फिर फॉर्मूला लगाओगे, फिर जो वो 50 से लेके 90 तक है तो 2/3 करके फॉर्मूला लगाओगे, और 90 से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर 4-5 फॉर्मूले उसमें से कोई भी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि अपन एक बार नोट से देखेंगे तो देख लेंगे। मतलब नोट से जब पढ़ेंगे तो वो पांचों फॉर्मूले जो वो लिख देंगे। क्लियर है ये यहाँ तक की बात है? सर बीच में कभी लॉस हो जाए तो सोचना ही नहीं है। समझ आ रही बात? कोई फॉर्मूला और कोई बात, जब भी लॉस आएगा सीधा कॉस्टिंग P&L जाएगा, क्योंकि प्रूडेंस इनको दिक्कत थी कि हमारा प्रॉफिट होते हुए भी हमको नहीं लेके जाने दे रहे हैं। अगर लॉस है ना तो लॉस तो जब भी होगा वो प्रूडेंस और कंजर्वेटिव वाली बात सारी मानी जाएगी कि अगर लॉस है तो सीधा का सीधा हाथों हाथ क्या करो, ऑन द स्पॉट ट्रांसफर करो। अगर आपकी बात जो है वो नॉशनल प्रॉफिट है तो हम जो है उसका कुछ हिस्सा आपको भेजने देंगे। ठीक है। अब जो है वो वापस क्या होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का यही अकाउंट चलता रहेगा, अब नेक्स्ट ईयर वापस आएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो वो नेक्स्ट ईयर के अंदर वापस आएगा। अब वापस आएगा तो साल के शुरुआत में क्या करेंगे, पहले साल के अंत में 31 मार्च को जो मटेरियल एट साइट था या प्लांट एट साइट था वो साइट पे ही पड़ा था, ऐसा थोड़ी था कि उसको वापस रिटर्न किया, वो वहीं पे पड़ा है। वो उस दिन लास्ट के अंदर अपन ने क्या किया था, वहां से हटाया था। अब वापस क्या कर देंगे, ले आएंगे शुरुआत के अंदर। तो मटेरियल एट साइट शुरुआत के अंदर कितना है, 2। प्लांट एट साइट साल शुरुआत के अंदर कितना है, और इसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेस एट बिगनिंग जो था, जो क्या कह रहे थे अपन कि इस साल से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, उसको लिख दो प्रीपेड एक्सपेंस एट बिगनिंग लिख दो। और दो चीजें, वर्क सर्टिफाइड और एक वर्क अनसर्टिफाइड लिख दो। क्यों? क्योंकि अब काम जो है वो नेक्स्ट ईयर के अंदर इसी से आगे चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि इतना जो मटेरियल पड़ा था, इतना प्लांट पड़ा था,
इतने जो एक्सपेंसेस इस साल के पे कर रखे हैं, इतने का काम सर्टिफाइड हो चुका है, इतने का काम अनसर्टिफाइड है, और ये इतना टोटल काम हो चुका है। इसमें से हमने कुछ जो पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, बाकी का कुछ जो नॉशनल प्रॉफिट जो हमने क्या किया है, कैरी फॉरवर्ड किया है, जो कि हम पीछे वाले साल के अंदर हमारे हिसाब से तो कमा लिए थे, लेकिन उन्होंने हमें हमारे कॉस्टिंग पीएनएल ले जाने नहीं दिया, तो उतना पोर्शन जो क्या कर देते हमने कैरी फॉरवर्ड जो वो कर दिया था। समझ आ रही बात? क्लियर है? इसको क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, कि भाई काम जो वो चल रहा है, काम चल रहा है। ठीक बात समझ आ रही है भाई? क्लियर है? ये बात समझ आ रही है आपको? भाई पहले साल के अंत में जो मटेरियल था वो दूसरे साल में काम आएगा, प्लांट जो पहले साल के अंत में था वो दूसरे साल काम आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस इस साल के लिए पे कर रखे हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर वापस वही कहानी शुरू होगी। फिर क्या करेंगे? टू मटेरियल इश्यूड टू लेबर, या फिर टू वेजेस पेड टू ओवरहेड। और मान लीजिए इस साल जो अपन क्या कर देते हैं, मान लेते हैं काम कंप्लीट हो जाएगा, तो काम कंप्लीट होगा तो कुछ मटेरियल बच जाएगा, तो जो बच जाएगा उसको हटा देंगे मटेरियल एट साइट, और प्लांट जो बच जाएगा उसको हटा देंगे बाय प्लांट एट साइट। ये हटाने के बाद में अब जो है ये इस साइड टोटल कॉस्ट है, और इस साइड अपन क्या कर देंगे, सर क्या बात कर रहे हो, ये देखो ये तो वर्क सर्टिफाइड तो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो उसका जितना हिस्सा कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर करना था वो कर दिया, और बाकी का जो हिस्सा है वो क्या कर रखे हो, इधर बाय साइड में नॉशनल प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करके लिख रखे हो। अब इस साइड सारी कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो ये क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे भाई तेरा। ठीक है भाई, ठीक ठीक, ओके। वो इसके अंदर वो लाने वाले थे, वो एक थम वाला इम्प्रेशन जो है वो लेके आने वाले थे ऐप के अंदर, अपडेट पता नहीं कब लेके आएंगे, कह तो रहे थे। ठीक है भाई, तो मेटेरियल एट साइड, प्लांट एट साइड, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह जो ये सारे लिखे, और ये जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये जो पूरा का पूरा किस में ट्रांसफर कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन यहाँ नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा। समझिएगा, आपने मशीन बेची है, मशीन बेची है तो उसमें इस कॉन्ट्रैक्ट बेचारे, जैसे समझिएगा मैं आपके लिए घर बना रहा था, मैंने घर बनाते वक्त आपको टोटल जो बिल थमाया उसके अंदर मैंने कहा कि ये आपके लिए टोटल खर्चे लगे, जैसे अपना कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने कहा कि ये तो 20 लाख के, तो जो खर्चे लगे उसके अलावा मैंने एक मेरा प्लॉट जो है वो 40 लाख में खरीदा था, आपकी कसम 40 लाख में खरीदा और 30 लाख में बेचा, आपकी कसम 10 लाख का नुकसान हुआ, ये भी मेरे को दे दो, आप दोगे क्या? समझ आ रही बात? मैंने कहा कि भाई आपके लिए घर बनाए, ये 20 लाख रुपए का खर्चा लगा, उसके अलावा मेरा जो है वो एक प्लॉट था जो कि मैंने 40 लाख में खरीदा, कसम खा के कह रहा हूँ 40 लाख में खरीदा था, और कसम खा के कह रहा हूँ 30 लाख में बिका, 10 लाख का मेरे को नुकसान हुआ, तो 20 लाख ये और 10 लाख ये, मेरे को टोटल 30 लाख रुपए आप दे दीजिए, आप कितना दोगे? समझ आ रही बात? तो वो उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्टी जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, कि भाई ठीक है अगर लॉस हुआ है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ से हटाओ, अगर लॉस ऑन मशीन हो गया या कुछ भी हो गया, प्लांट जो वो उसके अंदर आग लग गई, खराब हो गए, तो उस केस के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, वो उसके लिए पैसा नहीं देगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक की बात समझ आई? तो ये हो जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, तो आपका लास्ट के अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो क्या कर दोगे, अब आप जो भी प्रॉफिट और लॉस आए वो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर सकते हो। अब आपको
कोई मना नहीं है। सर क्यों अब कोई मना नहीं? क्योंकि अब कंप्लीट हो चुका है। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद जितना भी बचे वो सारा का सारा क्या कर दो आप अपने कॉस्टिंग पैनल में ट्रांसफर कर दो। कॉन्ट्रैक्ट ही वैल्यू लेके आएगा। जैसे 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ही से मांग लेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट जो क्या कर देंगे 25 लाख से डेबिट कर देंगे फुल प्राइस। अब समझिएगा ये दोनों अकाउंट ही समझ लीजिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ आया, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझ आया। अब समझिएगा अपने बुक के अंदर दो अकाउंट बनेंगे। एक तो बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। ये कैसा काम करेगा? जैसा बनता है आपका असेट वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट वैसा बनेगा। असेट वर्क इन प्रोग्रेस के जैसा। समझ आ रही बात? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसा बनेगा? असेट वर्क इन प्रोग्रेस के जैसा का जैसा बनेगा कि भाई ये काम है और चल रहा है, ये अभी अपनी बुक के अंदर है। समझ आ रही बात? रीजन क्या है कि अभी हमने कॉन्ट्रैक्टी को कुछ दिया नहीं है, जिसके लिए घर बना रहे हैं ना उसको कुछ नहीं दिया, अपन बना रहे हैं। तो जब तक बना रहे हैं तब तक वो क्या होगा अपनी बुक के अंदर एज एसेट काम करेगा। अब कॉन्ट्रैक्टी से पैसा भी तो ले रहे हैं, अब कॉन्ट्रैक्टी से जो है वो पैसा भी तो ले रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टी से जो लिया गया पैसा है, लिया गया पैसा है वो एज ए उधार है। भाई समझिएगा जैसे मैंने आपके लिए घर बनाने की बात कही, तो उस केस के अंदर जब मैं आपको घर बना के दूंगा तब उस केस के अंदर तब आपको क्या करना चाहिए, मेरे को 25 लाख देना चाहिए। लेकिन मैं जो आपको बार बार कह रहा था थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए, पेमेंट जो थोड़ा पेमेंट रिलीज कीजिए, तो आपने क्या किया 10 लाख रुपए जैसे टोटल दिए। तो ये 10 लाख रुपए का अभी तक जो मुझे आपने पैसा दिया है वो क्या है, एक तरीके से आपका दिया गया उधार है, ठीक है। क्योंकि समझिएगा काम करना नहीं करना वो बाकी है, वो तो सब छोड़िए। अल्टीमेटली जैसे मैं आपके लिए घर बना रहा हूं तो आप मुझे पैसा देने के लिए जिम्मेदार कब है, जब मैं आपको घर जो सुपुर्द करूं, मैं कहूं कि ये लीजिए घर, ये पूरा तैयार, ये आपकी चाबी, और जो आप घर के अंदर रहना शुरू कर सकते हो, उस दिन जो आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन होता है तो पैसा बीच के अंदर दिया जाता है। समझ आ रही बात? बाकी नॉर्मली क्या होता है भाई, जैसे गुड्स बेच रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, जब गुड्स बेचूंगा आपके पास भेजूंगा तो उस केस के अंदर आप जो मेरे को पेमेंट करोगे, या फिर मैं गुड्स जब भेज दूंगा उस केस के अंदर जो सेल क्या होगी कंप्लीट मानी जाएगी। अब मान लीजिए 2 साल मैंने घर बनाया, फिर भूकंप आ गया, भूकंप आया और उस केस के अंदर जो घर बना रहे थे वो पूरा का पूरा बिखर गया, तो उस केस के अंदर क्या आप देने के लिए जिम्मेदार होंगे? क्या नहीं होंगे जिम्मेदार। समझ आ रही बात? क्योंकि अपनी बात किसकी हुई है कि घर बना के मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, जिस दिन ट्रांसफर करूंगा उस दिन आपको पेमेंट देने की जिम्मेदारी बनती है। तब तक जो भी आप, हाँ, तो जो कॉन्ट्रैक्टी है वो तब तक जिम्मेदार जो है वो नहीं है जब तक कि आप उसे क्या कर दे, चाबी नहीं दे देते। अब यहां पर समझिएगा दो चीजें समझिएगा। अब वो पैसा तो बेचारा दे रहा है, समझ आ रही बात? तो ये जो इससे पैसा मिलेगा, जैसे कॉन्ट्रैक्टर के बुक के अंदर अगर अकाउंटिंग करेंगे तो ये क्या कहेगा कि सर कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। तू क्या कहेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब कॉन्ट्रैक्ट इसकी बुक के अंदर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट इसकी बुक के अंदर क्या करेगा, एज ए लाइबिलिटी शो होगा कि ये मैंने पैसा लिया है किसी उधार, किसी से उधार लिया है। ये जो मैंने पैसा लिया है वो क्या लिया है, किसी से उधार लिया है। समझ आ रही बात? अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है ये क्या होगा मेरी बुक के अंदर एज एन असेट काम कर रहा है कि भाई मेरी बुक के अंदर जो है असेट साइड के अंदर क्या लिखेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो उसका बैलेंस दिखेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट होगा, जैसे कि मान लीजिए इसने टोटल जो मेरे को 10 लाख रुपए दे दिए, तो मैं क्या कहूंगा 10 लाख रुपए आ गए। अभी तक मेरे लिए क्या है, ये 10 लाख उधार है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तो उस केस के अंदर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एक कॉन्ट्रैक्ट ही, अब मैं तुमसे 25 लाख मांगता हूं क्योंकि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 25 लाख रुपए का मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूं। समझ आ रही बात? वो कहेगा
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसने कहा कि 25 लाख मेरे को देने हैं, 10 लाख मैं दे चुका हूँ, बाकी का मैं क्या कर दूंगा, आपको अभी दे देता हूँ। ये लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कितने का, 15 लाख, 15। ये बात समझ आई कि नहीं आई? समझ आ रही बात? जब तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम चल रहा है, वो हमारे लिए क्या है, एज एन असेट ही काम कर रहा है, वो हमारी बुक के अंदर ही है, वो हमारी बुक के अंदर ही है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, उस केस के अंदर तब हम क्या करेंगे, हमारी बुक से जो कॉन्ट्रैक्ट हटाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट को ले आएंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट, अब हम तुमसे 25 लाख मांगते हैं। उसने कहा कि जो पहले आपने पैसे लिए थे वो, उन्होंने कहा कि हाँ वो हमारे बुक के अंदर तुम्हारी तरफ से दिया गया उधार जो है वो शो हो रहा है कि तुमने उधार दिए हैं, तो ये 10 लाख जो वो लेस कर दो, बाकी का जो पैसा दे दो। उन्होंने कहा कि ये लो बाकी का पैसा, और अपना हिसाब जो वो खत्म। समझ आ रही बात? ये सारी बातें कौन बता रहा है, ये सारी बातें बता रहा है AS7। वो उनकी पर्सनल कॉन्टेक्ट है, वो ऐसा भी कर सकता है, जैसे वो कह सकता है कि नहीं मैं 15 लाख नहीं दूंगा, मैं जो है वो आपको अभी, मेरे जो थोड़ा काम है, अर्जेंट है, इसलिए मैं आपको 10 लाख ही दूंगा। तो क्या होगा, 5 लाख का उसका बैलेंस बोलेगा, 5 लाख का उसका बैलेंस बोलेगा, जिस दिन 5 लाख दे देगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस खत्म हो जाएगा। समझ आ रही बात? वो जैसे उनकी आपस की टर्म एंड कंडीशन। अभी तो एज के हिसाब से ही है। इन डेज और इनके जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए आप जो है वो सिर्फ नाम जो है वो याद रखिएगा, उसके अलावा इन डेज जो वो भी आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन जो वो पूछा जाए। ठीक है, अब जो है इसको एक बार नोट से देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, पहला जो अपन पढ़ेंगे कि टर्म कौन कौन सी यूज होती है, दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करते हैं P&L को, और नेचर ऑफ अकाउंट। वर्क सर्टिफाइड वैल्यू जो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज, कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट लेस कॉस्ट ऑफ वर्क, भाई पहले ही करेक्शन कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट ऑफ वर्क मैं भी कर लेता हूँ नोटबुक में। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल इन हैंड और प्लांट एट साइट एट एंड, जो भी है वो क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ जाएगी। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो वर्क अनसर्टिफाइड, वैल्यू जो होती नहीं, कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट, वर्क सर्टिफाइड के हटा दो, प्लांट और मटेरियल के हटा दो, तो वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट आ जाएगी। प्रोग्रेस पेमेंट क्या होगा, जो भी वर्क सर्टिफाइड उसमें से रिटेंशन मनी रोक दो, और बाकी पेमेंट जितना किया है वो छोड़ दीजिए, बाकी का जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस पेमेंट हो जाएगा। रिटेंशन मनी क्या होगा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, उसमें से जितने का पेमेंट दे देते हैं वो ठीक, बाकी का जो क्या हो जाएगा, रिटेंशन
बिल्कुल प्लांट एंड साइड जो वो एट एंड लिखा है, एट एंड मतलब कि उसकी लास्ट की वैल्यू जो भी है, एट एंड मतलब कि जो भी डेप्रिसिएशन वगैरह हटाने के बाद जो भी लास्ट उसकी वैल्यू बचती है ना साल के 31 मार्च को, वो जो वो लेस होगी। क्लियर? प्लांट एट साइट एट एंड दोनों ही केस के अंदर जो लास्ट वैल्यू जो भी है वो लेस होगी। डेप्रिसिएशन दे रखा है तो डेप्रिसिएशन के हिसाब से कई बार क्वेश्चन सीधी वैल्यू दे रखा होता है तो वो सीधी वैल्यू, जितने का सर्टिफाइड हुआ उसमें से जितने का पेमेंट किया वो ठीक, बाकी का जो रिटेंशन मनी हो जाएगा। उसके बाद में दो वर्ड है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट जो वो क्या बन जाएगा आपका? एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो वो बन जाएगा। नॉशनल प्रॉफिट जो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड लेस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये जो क्या बन जाएगा? नॉशनल प्रॉफिट बन जाएगा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? वेयर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज डिसाइडेड एज फॉलो, टोटल कॉस्ट और उसमें स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो क्या बनती है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ऐसे केस को अपन क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस कौन से? जो कि पहले साल से दूसरे साल के अंदर ट्रांसफर होते हैं उनको कहा जाता है वर्क सर्टिफाइड वैल्यू। वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट, और ये जो आगे ट्रांसफर होते हैं, और मेटेरियल एट साइट और प्लांट एट साइट, वो जो राइट साइड से इस साइड में ट्रांसफर होते हैं उसमें से जो वो नॉशनल प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड है। अगर प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग अपन ने साथ में लिखे, बाकी अगर वो हो तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आ जाएंगे। वैसे नॉर्मली उनको इतना जो पढ़ा नहीं जाता, एक दो क्वेश्चन में होते हैं, इस वजह से अपन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में उनको साथ लिया है। क्लियर है? क्लियर है? समझ पा रहे हो बात? उसके बाद में एस्केलेशन क्लोज, वेयर द प्राइजेज आर मोर ऑफ फ्लक्चुएटिंग नेचर, इन दैट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्टर जो वो इंट्रोड्यूस करता है एक एस्केलेशन क्लोज विच वाज अग्रीड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग। सिर्फ प्राइस के लिए होता है, क्वांटिटी के लिए नहीं होता। ये जो अपन अभी एग्जांपल कर रहे थे सेम वैसा वैसा एग्जांपल है, इसको ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, सेम एज इट इज वैसा का वैसा है जो अपन अभी बात की है। पार्ट ऑफ नॉशनल प्रॉफिट, ये वाला देख लीजिए, ये वाला पार्ट है कि नॉशनल प्रॉफिट का कितना पार्ट जो है वो कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर होगा। अगर काम जो है वो 25% से कम हुआ है तो कितना जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। कितना जाएगा? कुछ भी P&L के अंदर नहीं जाएगा। 1,000 को 10,000 करना है, एक सेकेंड में। 5,000 इंटू 2 भाई, धन्यवाद। इसको नोट्स में ही करते हैं, यहाँ तो हट जाएगा वैसे। 5,000 इंटू 1740, तब तो ये टोटल भी चेंज होगा। हम्म 5,000 इंटू तो दो ही है। 10 की जगह, अच्छा ये ऐड होगा, ऐड भी होगा। तो ये मैंने आंसर में थोड़ा सा जो है वो गलत कर दिया शायद। देखो 5,050 के हिसाब से था, 48 के हिसाब से होगा, हो गया तो ये तो। अच्छा हाँ, प्राइस जो कम हो गई, ठीक है। 80 था उसकी जगह 79 हो गया, तो ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। 60 की जगह 66 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा? 17,50,000 माइनस 10,000 माइनस 3500 प्लस 15,000, ये टोटल जो 17,51,500 आ जाएगा। और ये जो है वो 10,000 आ जाएगा। अब सही है ना? 17,51,000
500 भाई, करेक्ट कर दीजिएगा इसको। ठीक है, बाकी मैं खुद ही करेक्ट करके एक बार इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक भाई, यहाँ तक की बात है। अब इसके बाद में कॉन्टैक्ट अकाउंट हो गया। हाँ, ये वाला देख लीजिएगा। अगर काम 25% से कम हुआ है तो कुछ भी जो पीएनएल के अंदर नहीं जाएगा। अगर 25% से कम में हुआ है तो ये समझिएगा। और अगर 25% या उससे ज्यादा है लेकिन 50% से कम है, मतलब कि 49.99 तक इस कैटेगरी में आएगा, 24.99 में तक इस कैटेगरी में आएगा। जैसे ही 25 आएगा वो इस कैटेगरी में आएगा, ये ध्यान रखिएगा ना। कई बार क्वेश्चन जो वो क्या करता है, पूरा एग्जैक्ट 25 देता है, तो फिर स्टूडेंट वहां जाके कंफ्यूज होता है कि सर ये वाली चीज होगी या ये वाली होगी। एग्जैक्ट 25 होते ही क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एग्जैक्ट 50 होते ही क्या हो जाएगा, ये वाला लगेगा। और क्या होगा, 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट जो भी है इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, जो वो हो जाएगा। अगर 50% या उससे ज्यादा है लेकिन 90% से कम है, तो ये 1/3 की जगह क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। अगर 90% या उससे ज्यादा है तो उस केस के अंदर आप अलग अलग इन फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूला जो वो इस्तेमाल कर सकते हो। मेनली जो वो ये फॉर्मूले चलते हैं। ये चार है, इनमें चार में से कोई भी सा भी कर सकते हो। देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट है, वो कहेंगे कि कितना है वर्क सर्टिफाइड, कितना है कॉस्ट प्राइस का, उसके प्रोपोर्शन में देखेंगे। या फिर कैश रिसीव कितना हुआ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, उस प्रोपोर्शन में करेंगे। या फिर टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, उसमें से कितनी लग गई है उस प्रोपोर्शन में कर देंगे। या फिर एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इनटू कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये चारों आपको याद ही करने हैं। ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज एसेट इन प्रोग्रेस अकाउंट, और पेमेंट जो है वो रिसीव्ड जो एज एन लाइबिलिटी का काम करेगा। ठीक है भाई। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स जो है वो उसमें दोनों जो करेक्शन कर लीजिएगा। और बाकी जो इवनिंग के अंदर पढ़ेंगे अपन प्रोसेस। अभी 2-3 दिन जो एक बार थोड़ा कॉस्टिंग ही पढ़ते हैं, ताकि कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। क्योंकि लाइनें बड़ी बड़ी लिख रखी है, जैसे ये सारे तो एक दिन में ही होने हैं। ये जॉब कॉस्टिंग में कुछ है नहीं। नहीं, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं भाई, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स तो सारे के सारे तो अपडेट हो रहे हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करो। देखो, जॉब बैच ये तो अपन शाम को ये करेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग जो कर देंगे। कॉस्टिंग जो है वो लगभग 5-6 दिन के अंदर कॉस्टिंग हो जाएगी। कॉस्टिंग में तो अपन एक बार तो ये पूरे चैप्टर जो प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, बाद में एक जो 2-दिन लगेंगे, या 2 या 3 सेशन लगेंगे, जिसके अंदर अपने को थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। वहां से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ताकि ये खत्म हो जाए तो फिर अपने लिए दो ही बचे कि मॉर्निंग के अंदर स्टेट्स करनी और इवनिंग के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करनी। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक का रिवीजन कीजिएगा, और जो नोट्स में 2 अपडेट है उन अपडेट को कर दीजिएगा। ओके जी।